हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सिंपल सी क्लास में हम एरर के एक और सेशन को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और इस सेशन में हम एडवांस लेवल के और हाईएस्ट लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और वो भी कैसे, बिना रटे हुए। और एक बार में ही कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट पता चल जाए। तो चलिए, बिना किसी समय को गवाए हम जल्दी से इन एरर्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बिवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड who is neither a friend in need nor a friend indeed। तो इसमें यहां पर ये बताया जा रहा है कि बिवेयर 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 का मतलब होता है सावधान रहना। बिवेयर का मतलब क्या होता है? सावधान रहना, यानी कि सावधान रहो। बिवेयर ऑफ यानी कि, और किससे सावधान रहो? अ फेयर वेदर फ्रेंड। ये जो फेयर वेदर फ्रेंड होता है ये एक ईडियम होता है। तो इस फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है अच्छे समय का साथी। ऐसा इंसान जो सिर्फ अच्छे समय पे साथ दे, जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो वो आपके साथ साथ चलता रहे, और जैसे ही आपका अच्छा समय गया वो इंसान भी भाग जाएगा। समझे ना? तो उसको कहा जाता है फेयर वेदर फ्रेंड। तो आपको हमेशा ऐसे दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। फेयर, क्योंकि वो दिखावे के दोस्त होते हैं। फेयर वेदर मतलब साफ मौसम। जब मौसम अच्छा है, साफ है, तो वो आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो वो भाग जाएंगे। समझे आप या नहीं समझे? तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है, सावधान रहना है। हु इज नीदर अ फ्रेंड, जो ना कि तो हमारे दोस्त होते इन इन नीड, जरूरत में, ना तो वो हमारे दोस्त होते जरूरत में, नॉर अ फ्रेंड इन डीड, और ना ही वो दोस्त होते हमारे वास्तव में। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, और इन नीड का मतलब होता है जरूरत में। तो आपको सावधान रहना है। आपको क्या करना है? सावधान रहना है एक ऐसे दोस्त से, ऐसे फेयर वेदर फ्रेंड से, जो कि ना तो हमारी जरूरत में हमारा दोस्त है और ना वास्तव में हमारा दोस्त है। अब ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे एकदम एरर फ्री है। करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है। मोय मोय हो गया आपका। ये बिना एरर का है, ठीक है ना? ये नो एरर है। नेक्स्ट, कॉपरनिकस प्रूव दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन। कॉपरनिकस ने प्रूव किया, क्या प्रूव किया? कि ये जो पृथ्वी है घूमती है चारों तरफ सूर्य के। तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ क्या है? एक सेलेस्टियल या फिर हेवनली बॉडीज है। तो ये जो है, जितनी भी हेवनली बॉडी होती हैं, इनसे पहले हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। तो यहां हो जाएगा कॉपरनिकस प्रूव दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि ये जो सन है ये भी क्या है? एक हेवनली बॉडी है। तो जितनी भी हेवनली बॉडीज होती हैं, अरे सर हेवनली बॉडीज समझ में ही नहीं आ रहा क्या होता है। तो ये जो हेवनली बॉडीज होती हैं, इनका मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं, चीजें वस्तुएं तो नहीं, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्काई में विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट के अपनी जगह पर टिका हुआ है। क्या आप सूर्य में या फिर चंद्रमा में या फिर पृथ्वी में सपोर्ट लगाने जाते हो? हम्म, नहीं ना। तो वो अपने आप ही आकाश में, अपने आप ही वो टिकी हुई हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अंतरिक्ष में टिके हुए हैं, वही क्या कह जाते हैं? हेवनली बॉडीज कह जाते हैं। और उनसे पहले हम द का यूज करते हैं, द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार। नेक्स्ट, seldom we have been treated in such a rude manner by the police personnel। ये जो पर्सनल होता है, इस पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ। क्या होता है? स्टाफ। तो पुलिस का जो स्टाफ था उसकी बात की जा रही है। अब जब भी आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाए किसी नेगेटिव एडवर्ब से, किससे स्टार्टिंग हो जाए? नेगेटिव एडवर्ब से, है ना? तो आपको क्या करना होता है? आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, बाद में सब्जेक्ट लिखना होता है। तो आप यहां पर क्या कर दोगे? सेल्डम हैव वी बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर बाय पुलिस पर्सनल। हो गया सेंटेंस सही। नेगेटिव एडवर्ब में आपको इन्वर्जन का रूल अप्लाई करना होता है। इन्वर्जन का क्या मतलब है? कि पहले जो नेगेटिव एडवर्ब है वो आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। सो सिंपल। ध्यान से सीखते रहो। आप ध्यान से सीखोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। सम मैन आर बोर्न ग्रेट, ओके, और some achieve greatness and some had greatness thrust on them, ओके। कुछ जो आदमी होते हैं वो पैदाइशी ही ग्रेट होते हैं, ठीक है। सम अचीव ग्रेटनेस, और कुछ महानता को प्राप्त करते हैं। और सम, अब ये जो बात चल रही है ये प्रेजेंट में बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर इस हेड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? सम हैव। क्या आ जाएगा? सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम। कुछ में जुनून होता है कार्य को करने के लिए। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स। तो आप जब भी किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करो, जब भी आप किसी चीज को
डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी कि उस चीज का बंटवारा करो, उस चीज को बांट दो। ठीक है, तो बांटने के लिए दो सेंस होते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो होता है अमंग, है ना, और एक होता है बिटवीन। इन दोनों का मतलब होता है के बीच। क्या होता है, के बीच। बिटवीन का मतलब भी के बीच होता है और अमंग का मतलब भी के बीच होता है, लेकिन बिटवीन होगा किसके बीच, बिटवीन होगा सिर्फ और सिर्फ दो के बीच। तो यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी बांटी जा रही है वो किसके बीच में है, दो भाइयों के बीच में। तो बिटवीन का यूज किया जाता है दो के बीच में, जैसे कि ये मानो ये कितनों के बीच में है, ये दो के बीच में है। ठीक है ना, तो जब दो के बीच की बात की जाएगी तो वहां किसका यूज करते हैं हम, वहां बिटवीन का यूज किया जाता है ना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये अमंग। अमंग का यूज किया जाता है जब दो से ज्यादा के बीच की बात की जा रही हो। जब दो से ज्यादा के बीच की बात की जा रही हो तब वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वहां पर हम अमंग का यूज करते हैं। समझे आप या नहीं समझे। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि इस अमंग को हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे हम बिटवीन। क्या लिख देंगे, बिटवीन। समझे आप या नहीं समझे। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स, ये इस तरीके से सेंटेंस सही हो गया। आई एम क्वाइट सर्टेन दैट द लेडी इज नॉट ओनली ग्रीडी बट माइजरली। इसको समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, अच्छे से समझेंगे कि कुछ कंजंक्शन, कुछ कंजंक्शन हमेशा पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं। कुछ कंजंक्शन हमेशा पेयर में होते हैं। उनमें से ही एक एग्जांपल है किस चीज का, इस चीज का। ये क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली। तो नॉट ओनली का जो पेयर बनता है वो किससे बनता है, वो बनता है बट ऑल्सो से। किससे बनता है, बट ऑल्सो से। तो यहाँ पर नॉट ओनली तो लिखा हुआ है ना, नॉट ओनली तो दे रखा है यहाँ पे सेंटेंस में, लेकिन जो इसका पेयर है वो किससे बनता है, बट से बन सकता है। तो ये वाला तो सेंटेंस, ये वाला तो यहाँ पे ये जो पेयर है कंजंक्शन का ये कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसका कंजंक्शन ये जो पेयर बनेगा वो किससे बनेगा, बट ऑल्सो से। लेकिन ये तो इनकम्प्लीट दे रखा है ना, इधर वाला जो पार्ट है नॉट ओनली ये तो कंप्लीट है ना। लेकिन ये जो बट ऑल्सो वाला पार्ट है इसमें ये ऑल्सो गायब है। तो बस यही क्या कर देना है आपको यहाँ सेंटेंस में, इस सेंटेंस में यहाँ पर इस बट के बाद में आप लगा दो क्या, ऑल्सो। तो इस तरीके से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। कितनी आसानी से सही हो गया। तो ये हो जाएगा नॉट ओनली ग्रीडी बट ऑल्सो माइजरली। और एक चीज और जो याद रखनी है कि ये जो नॉट ओनली है बट ऑल्सो है, इनके बाद सेम चीज आती है। अगर जैसे कि नॉट ओनली के बाद में नाउन है ना, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आएगा, नाउन आएगा। अगर इस नॉट ओनली के बाद में कोई वर्ब है तो इस बट ऑल्सो के बाद भी क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। अगर इस नॉट ओनली के बाद में कोई एडजेक्टिव है ना, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या ही लगाएंगे, एडजेक्टिव ही लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनके बाद में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। ऐसे इधर और होते हैं, नीदर नॉर होते हैं, कि इनके बाद में भी हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। यानी कि जो नॉट ओनली के बाद होगा वही बट ऑल्सो के बाद आएगा। डिसबैलेंस नहीं कर सकते कि नॉट ओनली के बाद वर्ब चिपका दी और बट ऑल्सो के बाद में नाउन लगा रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस गलत हो जाएगा। देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस आई डू नॉट लाइक हिम बट हिज सेल्फिशनेस इज इनटॉलरेबल। ये जो इनटॉलरेबल लिखा हुआ है, ऐसी चीज जिसको टॉलरेट ना किया जा सके, जिसको बर्दाश्त ना किया जा सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी फालतू की और इतनी नेगेटिव बातें करते हैं कि वो क्या बन जाते हैं, इनटॉलरेबल बन जाते हैं। यानी कि फिर उनको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। और ये जो लिखा हुआ है सेल्फिशनेस, इसको समझो। ये जो वर्ड है, ये क्या वर्ड है, सेल्फ। और सेल्फ यानी कि खुद। तो जो खुद को ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट समझने लगे और खुद की ही, खुद के मतलब के लिए काम करने लगे, तो वो क्या हो जाएगा, सेल्फिश। और जिस इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को बोलते हैं सेल्फिशनेस, स्वार्थी। जो इंसान स्वार्थी होता है यानी कि जो सिर्फ अपने मतलब की सोचता है। तो अब इस सेंटेंस में एरर देखते हैं कि देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस। जब भी आप रीजन बताएंगे, क्या बताएंगे, रीजन बताएंगे, तो रीजन के साथ आप यूज करते हो किसका, वाई का। ठीक है ना। तो देयर आर अ नंबर ऑफ रीजन वाई आई डू नॉट लाइक, के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारा रीजन है कि मैं उसे क्यों पसंद नहीं करता। तो ये आपको यहाँ पे वाई लगाना पड़ेगा। द रीजन वाई यू आर हियर इज दैट यू आर हियर टू स्टडी। द रीजन वाई, क्या बोलेंगे भैया इसको, द रीजन वाई होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव रेड। ये जो फॉर्म लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये कौन सी फॉर्म है, इट इज थर्ड फॉर्म। ठीक है। और सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म होती है दोनों को रेड कहा जाता है, रेड बोला जाता है, रेड पढ़ा जाता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आई हैव रेड।
और ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको रीड बोला जाता है। स्पेलिंग सेम है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। उम्मीद है कि अगर आपने टेंस की क्लास अच्छे से अटेंड की होगी, आपने वहाँ कंसेप्ट अच्छे से अगर पढ़े होंगे, तो आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे, है ना। अब तो 100% ही सॉल्व हो गया होगा कि ये जो यस्टरडे लिखा हुआ है, ये जो यस्टरडे है ये है कीवर्ड। क्या है? इट इज अ कीवर्ड। कीवर्ड ऑफ व्हाट? कीवर्ड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। तो जब अगर यस्टरडे का यूज हो गया सेंटेंस में, तो वो टेंस बनेगा किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। समझे आप या नहीं समझे? और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज भी नहीं होता। सब्जेक्ट के पास सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। समझे आप या नहीं समझे? जैसे यस्टरडे है, लास्ट डे भी हो सकता है, अगो भी हो सकता है ना। लास्ट के साथ में तो कोई सा भी आ जाए टाइम, जैसे कि लास्ट डे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी, लास्ट डेकेड। लास्ट के साथ जब भी सेंटेंस में कुछ भी आ जाएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही बनाया जाएगा। समझे आप? तो आप पास्ट इंडेफिनिट बनाना, हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे यहाँ से, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये हैव है। तो इस हैव को हम सेंटेंस में से हटा देंगे, क्योंकि हैव के होने की वजह से ये जो सेंटेंस था ये हो गया था प्रेजेंट परफेक्ट। और जबकि कीवर्ड आने की वजह से, और कीवर्ड क्या है इसमें? यस्टरडे। कीवर्ड आने की वजह से हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो इसीलिए इस पास्ट इंडेफिनिट को बनाने के लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, जो कि क्या हो जाएगा? आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक। आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे एंड आई अंडरलाइन द न्यू। समझे आप या नहीं समझे? कितने इजी एरर्स हैं ये, है ना। समझ पड़ती है एरर्स को पढ़ने से। शी कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद इम्पोर्टेंस सीक्रेट इंफॉर्मेशन, अदरवाइज आई वुड हैव मेड हर माई असिस्टेंट। यही तो दिक्कत है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किस चीज को लेकर? सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को लेकर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर कर पाते तो मैं उसको बना देता अपना, अपनी असिस्टेंट, ठीक है। हाँ जी। पर ये है कि जिस पर भरोसा नहीं है तो उसको तो कुछ भी मत बनाओ। जिस पर भरोसा ना हो उसको कुछ भी मत बनाओ। समझे आप या नहीं समझे? चलो आओ इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे सीक्रेट इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये क्या है? नाउन है। नाउन है तो विशेषता और जो क्वालिटी बताएगा वो बताएगा एडजेक्टिव। क्या बताएगा? एडजेक्टिव। तो ऐसे वर्ड जिनमें ए एन सी ई या फिर ई एन सी ई आता है वो क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जिनमें ए एन सी ई आ जाए, है ना, या फिर क्या आ जाए? ई एन सी ई आ जाए, तो ये वर्ड हो जाते हैं नाउन। क्या हो जाते हैं? नाउन। और ये नाउन है, नाउन की जो क्वालिटी बताएगा वो कौन बताएगा? वो बताएगा एडजेक्टिव। तो ऐसे वाले नाउन को अगर एडजेक्टिव बनाना है तो इसमें क्या लगा दो? ई एन टी। क्या लगा दो इसमें? इसमें लगा दो ई एन टी, ठीक है। तो ई एन टी लगने के बाद ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड है, ये वर्ड बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हो जाएगा इम्पोर्टेंट, ठीक है। ई एन टी भी लगा सकते, देखो ई एन सी ई हो तो ई एन टी लगा देना, और ए एन सी ई हो तो उसमें ए एन टी लगा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा इंपॉर्टेंट, टी ए एन सी ई को हटा देंगे, है ना, और उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? टी लगा देंगे, इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। अब दूसरे एरर की तरफ चलते हैं ना। दूसरा एरर क्या है कि ये जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन का कभी भी प्लुरलाइजेशन नहीं होता। यानी कि इन्फो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्लुरल नहीं बनता, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता, ठीक है ना। उन्हीं में से एक क्या है? इन्फॉर्मेशन है। कई वर्ड होते हैं ये नाउन में अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं जिनका प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जाता, ठीक है ना। क्या हो सकते हैं? सीनरी है, पोएट्री है, फर्नीचर है, वर्क है, ब्रेड है, सोप है। ये बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो इसमें ये दो एरर्स थे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर फर्दर रीजंस यू कैन गिव मी फॉर योर फेलियर टू डू एज यू प्रोमिस्ड? क्या तुम मुझे और कोई कारण दे सकते हो फॉर योर फेलियर, अपनी फेल होने का, है ना, अपने किसी काम को ना कर पाने का, और जो काम कर रहे थे उसमें फेल हो जाने का, जो कि तुमने कहा था। एज यू प्रोमिस, जो जिसका तुमने वादा किया था। क्या तुम मुझे और कोई रीजन दे सकते हो? तो अब यहाँ पर ये क्या यूज किया जा रहा है? ये यूज किया जा रहा है देयर। किसका यूज हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर यूज किया जा रहा है देयर। अब ये जो देयर होता है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं चलती। वो किसके अकॉर्डिंग चलती है? वो चलती है मेन नाउन के अकॉर्डिंग, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे रीजंस। तो रीजंस क्या हो गए? रीजंस तो हो गए प्लूरल। तो अगर प्लूरल है तो यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम यूज कर देंगे किसका? यहाँ पर हम यूज कर देंगे आर का।
समझे आप या नहीं समझे? तो ये हो जाएगा आर देयर फर्दर रीजंस यू कैन गिव मी फॉर योर फेलियर टू डू एज यू प्रोमिस्ड। समझे आप या नहीं समझे? तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी सॉल्व। तो चलिए, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इन एरर्स को पढ़ा, जाना, सीखा, समझा। तो आप इनके कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, लिखिए, समझिए, लाइफ में आगे बढ़िए। और ऐसे ही इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश सीखते रहिए और सदा सदा हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। Fearless.